जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस के लिए एक ऐसा पूरा मॉक टेस्ट साथियों देखने जा रहे हैं जो मॉक टेस्ट आपकी तैयारी में साथियों चार चांद लगा देगा। आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा साथियों मजबूत कर देगा। तो साथियों, सबसे पहले यहां पर आप लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे एकदम टॉप लेवल के, उसके बाद सामान्य ज्ञान के, उसके बाद साथियों रीजनिंग के और फिर मैथ के। इस प्रकार से चारों सब्जेक्ट को साथियों हम चारों तरफ से कंप्लीट करेंगे कि अगर एग्जामिनर साथियों कहीं से भी किसी भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछ ले तो साथियों आप उसको करने को तत्पर रहो और आपको करने में साथियों वो सवाल कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस ना हो। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं साथियों तो परीक्षा में आपको कोई हरा नहीं सकता, यानी कि परीक्षा आपकी बहुत आराम से क्रैक हो जाएगी, ये मैं कह सकता हूं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान को कौन सी भाषा कहा जाता है। यहां पर देखिए, अगर बात करें हम लोग अपनी रोजमर्रा के जीवन में हिंदी के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ शब्द साथियों उर्दू के भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो हम लोग साथियों अगर बात करें, यानी कि जो लोग साथियों हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का एक तरीके से मिश्रण इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा में, अपनी जबान में, उस भाषा को क्या कहा जाता है? उसको साथियों हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, गोदान किसका साथियों उपन्यास से आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और आपको मालूम भी होगा पहले से, गोदान साथियों मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द आपको इसमें से पहचानना है। कौन सा शब्द साथियों शुद्ध है बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तो आशीर्वाद लिखा हुआ, आशीर्वाद होता है, अध्ययन होता है, ये भी गलत है। आजीविका की अगर बात करें यहां पर साथियों, बिल्कुल शुद्ध शब्द जो होगा वो आपका आजीविका होगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को बताइए, क्या हो सकता है। देखिए, परीक्षा अब आपकी साथियों बहुत नजदीक है, बहुत अधिक समय नहीं है, चुनिंदा दिन है। तो इन चुनिंदा दिनों में साथियों कैसे आप तैयारी करेंगे, इस बात का जवाब भी मैं आपको साथियों इसी वीडियो में दूंगा। और मेरा मानना है साथियों, अगर वो तरीका आपने अपना लिए, बचे कुछ ही दिनों में साथियों उस वो तरीका आपने फॉलो कर लिया, तो कम से कम वर्दी आपको मिल जाएगी। भले लिस्ट में सबसे नीचे आपका नाम हो, लेकिन फाइनल लिस्ट में साथियों नीचे की तरफ साथियों आपका नाम होगा। वो काम अगर आप कर लोगे तो आप टॉपर तो नहीं बन जाओगे, आप टॉप टॉप लिस्ट में नहीं आओगे, लेकिन साथियों आप फाइनल लिस्ट में आ जाओगे, भले नीचे आओ। यानी कि वर्दी कुल मिला के आपको दिलवा दी जाएगी टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से। खैर, नरेंद्र की अगर साथियों संधि विच्छेद की अगर बात करते हैं तो नर धन इंद्र बन जाएगा। दो सार्थक सार्थक शब्द साथियों कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, वीर की अगर बात करें तो वीर के इसमें से कौन कौन से साथियों पर्यायवाची है, कौन सा विकल्प आपको बताना है पर्यायवाची है साथियों वीर का। तो वीर को शूर भी कहा जाता है, वीर को योद्धा भी कहा जाता है, वीर को बहादुर भी कहा जाता है। युद्ध यहां पर गलत हो जाएगा। अगर बात करें साथियों यहां पर सूरा गलत हो जाएगा, शूर कहा जाता है। तो अगर बात करें साथियों यहां पर कि सही जवाब आपका जो जाएगा वो शूर, योद्धा और किसके साथ जाएगा, बहादुर के साथ जाएगा। ये वीर के पर्यायवाची हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द साथियों पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग की अगर बात करें, इच्छा कैसी है स्त्रीलिंग हो जाएगा, राष्ट्र कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, रक्षा कैसी है स्त्रीलिंग हो जाएगा और योग्यता कैसी है स्त्रीलिंग हो जाएगा। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को आपको पहचानना हो, तो आपके सामने अगर ये आ जाए साथियों कि इनमें से विदेशी शब्द पहचानिए, और अगर ऑप्शन में अलमारी लिखा हो तो आप क्या राइट आंसर करेंगे, अलमारी करेंगे। क्यों? क्योंकि अलमारी साथियों विदेशी शब्द है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने कांपने उसका लगा, उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, देखिए इसमें आपको बताना है साथियों कौन सा अलंकार है। तो मैं आपको बता रहा हूं साथियों, किसी भी पंक्तियों को पढ़कर अगर आप उन पंक्तियों में देखो लिखा हुआ है साथियों मानो, अगर मानो लिखा हुआ है तो उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना। अगर साथियों मनहू लिखा हुआ है तो क्या मार देना, तो साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना। और यहां पर मुझे दिख चुका था साथियों, पहले पंक्ति को जब मैंने पढ़ा था तो मुझे यहां पर साथियों एक शब्द दिख गया था मानो, इसलिए मैंने साथियों यहां पर पहले ही उत्तर के रूप में लगा दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मानो मनो मनहू दिख जाए, जानो जनो जनहू दिख जाए साथियों, तो उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना अगर आपसे अलंकार का प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद देखिए 90 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि समानार्थी शब्द की जोड़ी इसमें से कौन सी नहीं है, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों कौन सी समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है बताइए।
तो क्या होगा साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। देखिए सुमन की अगर बात करें तो सुमन को तो पुष्प कहते एक तरीके से, सुमन का मतलब भी फूल होता है और पुष्प का मतलब भी फूल होता है, तो ये तो समानार्थी जोड़ी है। निशाचर की अगर बात करें, निशा का मतलब साथियों रात होता है और निशाचर का मतलब होता है जो रात में विचरण करते हैं। तो इनके और इनके अर्थ में साथियों थोड़ा सा क्या है, थोड़ा अलग है। मतलब निशा मतलब होता है रात और निशाचर मतलब होता है जो रात में विचरण करते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है साथियों समानार्थी नहीं। उसके बाद देख लेते हैं, चारपाई को हम खटिया कहते हैं, ये समानार्थी शब्द है। और पाठशाला को विद्यालय भी कहा जाता है, ये भी साथियों समानार्थी शब्द है। तो कौन सा समानार्थी शब्द वाला विकल्प नहीं है? ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध दी जाए तो इसका मतलब साथियों क्या होगा? घंटी सुनने के मजे लेना नहीं, अपने को संकट में डालना। देखिए जब आप अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे तो वो कभी अपनी गर्दन इधर करेगी, कभी उधर करेगी। दिक्कत किसे होगी? दिक्कत आपको होगी। उसकी घंटी की आवाज बार बार आपके कानों में गूंजेगी। तो अपने को मान लेते हैं साथियों संकट में आप डाल लोगे अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध दोगे। आंसर अगर आप कहे बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो जो आपको बताया जा रहा है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान हिंदी, राजस्थान की बोली साथियों मारवाड़ी है, उसके अलावा मेवाती है, उसके अलावा साथियों मालवी, यानी कि ये तीन बोलियां तो राजस्थान की है। लेकिन बुंदेली की जब हम बात करते हैं तो बा से बुंदेली और बा से साथियों बुंदेलखंड, यानी कि बुंदेलखंड की ये बोली है बुंदेली, ये राजस्थान की बोली नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, एक शब्द साथियों आपसे एग्जाम में दिया जाता है प्रत्युत्तर, और पूछा जाता है कि इसकी संधि विच्छेद साथियों क्या होगी। तो इसमें सार्थक सार्थक शब्द की अगर बात करें तो सार्थक सार्थक साथियों शब्द आपको कहां पर देखने को मिल रहे हैं? प्रति धन उत्तर, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। किस शब्द का? प्रत्युत्तर शब्द का। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों, मैंने ये काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध आप अंश आपको बताना है, क्या होगा बताइए। देखो, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, अगर यहां पर साथियों मैंने की जगह पर मैं यहां पर क्या लिख दूं? मुझे लिख दूं। क्या लिख दूं साथियों? अगर मैं यहां पर साथियों मुझे लिख दूं तो पूरा वाक्य सही हो जाए। तो अशुद्ध अंश कौन सा है साथियों? मैंने है, और मैंने कहां पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि अंधेर नगरी, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऐसा शब्द आपको बताना है जिसमें प्रत्यय के रूप में गार जुड़ा हो। तो मदगर में साथियों नहीं जुड़ा है। मददगार की अगर संधि विच्छेद करते हैं तो मदद अलग हो जाएगा और गार शब्द अलग हो जाएगा। अब गार यहां पर क्या हो जाएगा? एक प्रत्यय का काम करेगा। तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से साथियों क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें अथवा क्या है, तो अथवा भी अव्यय अव्यय है। और अगर बात करें यहां पर अथवा की जगह पर और लिखा होता तो वो भी अव्यय होता। अगर साथियों अथवा की जगह पर तथा लिखा होता तो वो भी अव्यय होगा। ये तीन पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि अथवा और तथा ये सब क्या होते हैं साथियों? ये सब अव्यय होते हैं। उसके बाद देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ये संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये सब स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है, आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, अगर मैं साथियों यहां पर लिखूं दिन रात, क्या मैं साथियों लिखूं दिन रात? अगर मैं लिखूं तो इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। क्यों द्वंद्व समास है? क्योंकि मैंने यहां पर बीच में योजक चिन्ह लगाया है। तो द्वंद्व समास में किसका प्रयोग होता है साथियों? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और योजक चिन्ह को संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। तो अगर योजक चिन्ह आ जाए तो उसको लगा देना और संयोजक चिन्ह आ जाए तो उसको लगा देना। कुल मिला के साथियों आंसर अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, महोषध शब्द का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो सार्थक सार्थक शब्दों की अगर बात करते हैं, महाधन औषध हो जाएगा। यह आपका क्या होगा साथियों? महोषध का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें संधि साथियों कौन सी है, तो कभी भी इस प्रकार की मात्राएं आप देखें ना तो वृद्धि स्वर संधि वहां पर लगाइएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि दुश्चरित्र व्यक्ति के संबंध से
दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में साथियों जो दुष्चरित्र का शब्द का इस्तेमाल किया गया ना, ये व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, यानी कि ये क्या है दुष्चरित्र साथियों, ये क्या है, ये संज्ञा है या ये सर्वनाम है या ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया की विशेषता थोड़ी ना बता रहे, तो ये तो गलत हो जाएगा। संज्ञा नहीं है, ये सर्वनाम भी नहीं है। विशेषण साथियों कैसे हैं, मैंने आपको बताया था, अगर काला व्यक्ति आ जाए तो काला क्या होगा, विशेषण होगा। मोटा व्यक्ति आ जाए मोटा क्या होगा, विशेषण होगा। तो ये व्यक्ति की ही तो विशेषता बता रहा है साथियों कि व्यक्ति कैसा है, दुष्चरित्र है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए किसी के दुख सुख से क्या लिखा हुआ है, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया को क्या कहा जाता है, ये आपसे साथियों एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। साथियों बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो देखिए यहां पर अगर बात करें ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे अनुकंपा कहा जाएगा। अनुकंपा का मतलब साथियों क्या होता है, दया होता है या हमदर्दी होता है। अब किसी के मान लीजिए आपने दुख को देखा तो आप उससे क्या जताओगे, हमदर्दी जताओगे। तो हमदर्दी को ही साथियों कहा जाता है अनुकंपा यानी कि दया। तो आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए दीर्घ स्वर की अगर बात करें, बड़ा आ आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। बड़ी ई आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। बड़ा ऊ आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो अगर बात करें साथियों यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कौन से शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों घोड़े को हम लोग बाजी भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं और है भी कहते हैं, लेकिन शार्दुल नहीं कहते हैं। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए एक और अजगरी क्या लिखा हुआ है, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय बिकल बटोही बीज ही परयो मूर्छा खाए। निम्न में से कौन सा रस है, आपसे पूछा जा रहा है। अब भैया यहां पर अगर बात करें अजगर का यहां पर नाम आ गया है, तो जब अजगर का नाम आ जाता है तो वहां पर तो साथियों एकदम भय यानी कि डर जाएगा इंसान, भय हो जाएगा, भयानक रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंक्तियों को देखकर साथियों आपने अगर रसों को कट करना शुरू कर दिया, जैसे कि इन पंक्तियों को आपने पढ़ा और आप देखोगे इसमें तो भैया वीर रस की कहीं पर बात ही नहीं कही गई है, वात्सल्य यानी कि माँ बेटे की बात ही नहीं कही है, रौद्र रस की बात नहीं कही गई। बचेगा क्या साथियों, भयानक बचेगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगर लिखना हो साथियों एक के, ये तो वैसे गलत लिखा हो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो साथियों एक के होता है, इसलिए सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि डॉट 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 से यानी कि किससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है। तो अगर साथियों बात करें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख लिया कि सुंदर, मैंने यहां पर साथियों लिख लिया सुंदर लड़की, मैंने क्या लिखा साथियों, सुंदर लड़की यहां पर लिखा, आपका ये क्या हो जाएगा, एक संज्ञा ही तो है लड़की। तो इस संज्ञा की विशेषता साथियों किस शब्द ने बताई, सुंदर ने बताई। तो ये सुंदर साथियों क्या शब्द कहलाएगा, विशेषण एक तरीके से ये शब्द कहलाएगा। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ, यानी कि विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। सही जवाब आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश साथियों क्या होगा, विजित होगा, विजेता होगा, जिगीषु होगा या जिज्ञासु होगा। तो अगर बात करें सही जवाब की, सही जवाब साथियों आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा को साथियों निशाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निशाकर कहा जाता है। उसके अलावा साथियों इंदु भी कहा जाता है, लेकिन सुधाकर नहीं कहा जाता है, सुधाकर कहा जाता है। ठीक है ना, यहां पर निशाकर लिखा हुआ, यहां पर सुधाकर लिखा, लेकिन यहां पर इदु लिखा हुआ, इंदु नहीं लिखा हुआ है। यहां पर अगर बात करें निशाकर, सुधाकर, इंदु बिल्कुल साथियों सही है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ये तीन शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे, निशाकर, सुधाकर और इंदु, ये सभी के सभी साथियों चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद देखिए कि प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, अगर इसकी संधि की जाए, अगर इसकी संधि की जाए साथियों तो इसका संधि रूप क्या होगा साथियों, सार्थक शब्द इसमें से बता दीजिए। देखिए कभी भी अगर आपसे संधि विच्छेद दे रखा और पूछा जाए संधि, तो बहुत आसान है, चारों विकल्पों में से देख लो सार्थक शब्द कौन सा, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है, वही साथियों हो जाएगा। यानी कि ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत, ये भी गलत लिखा है। तो प्रत्याघात की अगर बात करें, कभी को आपसे ये पूछ लिया जाए प्रत्याघात की साथियों संधि विच्छेद क्या होगी, तो प्रतिधन आघात हो जाएगी। तो दोनों ही बातें साथियों यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नीलकंठ, ये भी बहुत पूछा जाता है कि नीलकंठ में साथियों कौन सा समास है। तो यहां पर साथियों कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारत में निर्धनता क्या,
भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य डैश 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 डॉट 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 गति से नहीं हो सका है। यहां पर साथियों कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? संस्तुत गति से नहीं हो सका, या अनुशंसनीय गति से नहीं हो सका है, या प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका, या स्तुत गति से नहीं हो सका है? तो अगर बात करें साथियों प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका, यानी कि तारीफ के काबिल नहीं है ये काम की जो भारत में निर्धनता निर्मूलन हो रहा है ना, ये कार्य इसकी देखा जाए बहुत तारीफ के लायक वाली गति से नहीं हो रहा है। तो सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य में आपको बताना है कि विशेषण साथियों कौन सा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, मैं आपको बता चुका हूं साथियों, मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी शब्द यहां पर लिखा हो और ये शब्द जो है ना, इस शब्द के बारे में कुछ बताता हो, कुछ भी बताए, कुछ भी बताए। जैसे कि अगर बात करें लंबी इमारत में कहूं, क्या कहूं साथियों? लंबी इमारत कहूं, या मैं यहां पर कहूं लंबा लोग, लंबे लोग, क्या कहूं साथियों? लंबे लोग की अगर बात कर दूं, लंबे लोग की अगर, तो ये क्या हो? ये तो साथियों एक तरीके से संज्ञा हो जाएगी, और इस संज्ञा की विशेषता किसने बताई? लंबे के द्वारा बताई गई साथियों। तो यहां पर भी तो उसी प्रकार का शब्द है लाखों लोग, ये आपका विषय संज्ञा हो जाएगी, और संज्ञा की विशेषता किसने बताई? लाखों शब्द ने बताई। तो लाखों यहां पर साथियों क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। मनचाही वस्तु के नष्ट या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदना में होना किस प्रकार का रस है? अब यहां पर मान लीजिए साथियों कि आपकी मनचाही वस्तु है और वो नष्ट हो जाती है, तो क्या साथियों आप शांत रहोगे? शांत रहोगे ना? या साथियों वात्सल्य रस की अगर बात करें, या माँ बेटे का प्यार होता है साथियों वात्सल्य रस, एकदम क्या चौंक जाओगे, अद्भुत साथियों हो जाओगे? तो अद्भुत भी नहीं होगा। यहां पर अगर बात करें कि दयनीय स्थिति हो जाएगी, इसलिए आंसर आपका जाएगा करुण रस के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, यानी कि कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि राजभाषा किस भाषा को कहा जाता है? किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है राजभाषा के द्वारा, या किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, या किसी देश में व्यापार किया जाता है, या किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है? तो कहा जा सकता है साथियों राजभाषा के तहत साथियों उस भाषा को कहा जाता है राजभाषा जो किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है जिसके द्वारा। तो आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए, वाक्य के भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए, यानी कि मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। ये आपको कैसा वाक्य आपको नजर आ रहा है? देखिए अगर कभी भी वाक्य के बीच में आपको परंतु दिख जाए, क्या दिख जाए साथियों? आपको अगर मान लीजिए साथियों किंतु दिख जाए, आपको परंतु दिख जाए, अगर आपको साथियों तथा दिख जाए, अगर आपको और दिख जाए, तो क्या कहा जाएगा साथियों? वो वाक्य क्या होगा? वो वाक्य साथियों संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है ना? इसलिए सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। लेकिन अगर साथियों आपको वाक्य के बीच में, जैसे कि यहां पर किंतु परंतु लिखा है, अगर इसकी जगह पर आपको क्योंकि दिख जाए, के दिख जाए, जैसे कि ये वाला के दिख जाए, तो वहां पर साथियों कौन सा वाक्य होगा? वो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, वो वाक्य आपका संयुक्त नहीं होगा, वो वाक्य आपका मिश्रित वाक्य कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित कहावत का आपको सही अर्थ बताना है साथियों, यानी कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका मतलब क्या होता है? कंजूसी करना नहीं, सीमित साधनों से काम चलाना नहीं, छोटे होकर बड़ा काम करना नहीं, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ये साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अब उसके बाद देखिए बोली किसकी इकाई है, ये आपसे पूछी जा रही है साथियों, बताइए। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाषा की जो छोटी इकाई होती है साथियों उसी को क्या कहा जाता है? उसी को बोली कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अब साथियों आपके सामने यहां पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो अब देखिए साथियों क्या लेवल साथियों इस बार रहने वाला है और कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। और साथियों आज की इसी वीडियो में आपको वो मूल मंत्र भी दूंगा कि एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे लाइफ डिवाइन साथियों किसकी पुस्तक है? ये अरविंद घोष की पुस्तक है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। गोबर गैस में साथियों होती है, क्या होती है? एथिलीन होती है, एसिटिलीन होती है, मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे गोबर गैस में साथियों मीथेन गैस पाई जाती है। आंसर आपका सी के साथ। प्राकृतिक रबड़ साथियों किसका बहुलक है? आपसे पूछा जा रहा है, ये भी एग्जाम में बहुत आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों आइसोप्रीन का साथियों बहुलक है क्या? प्राकृतिक रबड़। चलिए
जो वर्षा की बूंदें आपने देखी होंगी ये गोल होती हैं, तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्यों होती हैं, किसकी वजह से होती हैं साथियों? सरफेस टेंशन की वजह से होती हैं, सतही तनाव की वजह से होती हैं। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए, धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, नील हरी शैवाल का इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है? तो धान की फसल के जैव उर्वरकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नील हरी शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर यूपी जीके के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है ना साथियों, इसकी अगर बात करें तो ये कहां पर है? लखनऊ में, फैजाबाद में, मेरठ में या अलीगढ़ में? तो ये कहां पर है साथियों? ये तो लखनऊ में है। इसलिए सही जवाब आपको जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना साथियों कब की गई? तो इसकी स्थापना की अगर बात करें कब की गई? 1981 में इसकी स्थापना की गई। और आपसे अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद साथियों है कहां पर, तो यह भी लखनऊ में है। अभी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में जो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है वो भी लखनऊ में है। अब आपको बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद कहां पर है, तो यह भी साथियों लखनऊ में ही है। चलिए, उसके बाद देखिए, धुरिया लोक नृत्य साथियों क्या है? धुरिया लोक नृत्य की अगर बात करें तो ये कहाँ का एक लोक नृत्य है? ये बहुत साथियों फेमस है धुरिया लोक नृत्य, और ये कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को एक शोक के रूप के त्यौहार में मनाती है? यानी कि दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली साथियों कौन सी जनजाति है? तो थारू जनजाति है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस साथियों किस दिन मनाया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत इसका नाम था, ठीक है ना? क्या नाम था? संयुक्त प्रांत इसका नाम था साथियों, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस इसको कहा जाता था। तो साथियों 24 जनवरी को क्या हुआ? संयुक्त प्रांत से इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया साथियों। इसलिए उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाने लगा साथियों? ये 24 होना चाहिए, तो 24 जनवरी को मनाया जाने लगा। तो आपसे अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस साथियों कब मनाया जाता है, और 24 जनवरी 1950 को यह काम हुआ था। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए कि पुलिस अफसर जनता के प्रति कैसा होना चाहिए? जनता पुलिस को अपना हितैषी समझे। बिल्कुल साथियों, हितैषी समझना है। जनता जो है ना, ये पुलिस को अपना हितैषी समझना चाहिए, बिल्कुल, और ऐसा होना चाहिए। जनता को उस पर विश्वास हो, तो बिल्कुल साथियों पुलिस अफसर पर उस पर विश्वास होना चाहिए। पुलिस अफसर पर उस पर विश्वास होना चाहिए जनता का। जनता के मिलने के लिए वो हमेशा तैयार। बिल्कुल साथियों, पुलिस ऑफिसर ऐसा होना चाहिए वो जनता से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो यहां पर तो साथियों तीनों आपके विकल्प बिल्कुल सही है, इसलिए सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले साथियों अगर बात करें किस सुझाव जो सुझाव है ना कि भारत में जीएसटी लागू होना चाहिए, तो ये किस समिति के द्वारा दिया गया था? आप लोग ध्यान रखेंगे, विजय केलकर समिति के द्वारा भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की अगर बात करें, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो जेनेवा में साथियों इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान साथियों कहां पर है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो कहां पर है आप लोग ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में साथियों क्या है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष साथियों कौन थे? ये इस बार साथियों आपकी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि यही अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे, और पहले अध्यक्ष थे तो इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपके सामने साथियों यहां पर संगठन दे रखे हैं और उनकी कब स्थापना हुई थी वो दे रखी। इसमें से एक गलत है और गलत का चुनाव आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में ही हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न के
तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 को हुई थी, लेकिन जब हम बात करते इंडिया लीग की स्थापना 1872 को साथियों नहीं हुई थी। इंडिया लीग की स्थापना तो साथियों 1928 में हुई थी। तो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो यही आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में ही की गई थी। उसके बाद देखिए किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, या स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? लॉर्ड रिपन की बात चल रही है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, यानी कि कौन सा नृत्य साथियों युद्ध संबंधी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मेघालय में जो बंबू नृत्य किया जाता है साथियों, ये युद्ध से संबंधित है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा देखिए साथियों कि मधुबनी एक तरीके से लोक चित्रकला है। ये किस राज्य में साथियों की जाती है? तो मधुबनी आपको मालूम होना चाहिए, बिहार की बहुत फेमस है, और ये आपसे साथियों परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? ये आपको बताना है साथियों। तो कथक से संबंधित है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ साथियों आपके सामने घास के मैदान है, और एक तरफ साथियों वो घास के मैदान है कहां पर, ये आपके सामने यहां पर दिखाया गया है। तो अगर बात करें साथियों आपसे, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो डाउन्स घास का मैदान है ये कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको बताना है, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पंपास घास का मैदान कहां पर है, तो अर्जेंटीना आपको बताना ये बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए प्रेयरी साथियों घास का मैदान कहां पर है, तो यूएसए में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि स्टेपी घास का मैदान कहां पर है, तो ये भारत में नहीं है, ये साथियों कहां पर है, ये रूस में है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा, क्योंकि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला युग्म सुमेलित नहीं है, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये जो बांध है ना साथियों, ये किस नदी पर निर्मित है? यानी कि गांधी सागर बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है चंबल नदी पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है चंबल नदी पर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है चंबल नदी पर है। और अगर ये प्रश्न डिक्टो पूछ लिया जाए तो आपको साथियों बताना ही है चंबल नदी पर है। अब उसके बाद देखिए संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या बताना है साथियों? उत्तर के रूप में पर्वतकृत रूप में होती है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसको माजुली नदी द्वीप कहा जाता है, तो यह कौन सी नदी में है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है, आपसे यह साथियों पूछा जा रहा है। तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। देखिए आरबीआई की मुद्रा नीति का क्या क्या काम है, क्या क्या उद्देश्य है, हम वो देख लेते हैं क्या क्या इसके उद्देश्य। तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट करती है, बिल्कुल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रास्फीति के दबाव को कंट्रोल करती है, ये भी इसका साथियों एक उद्देश्य है। सामाजिक न्याय, देखिए इसका काम सामाजिक न्याय करना क्यों होगा? अरे भाई आरबीआई की जो मुद्रा नीति है इसका काम ये थोड़ी ना होगा सामाजिक न्याय को न्याय दिलाए, सामाजिक न्याय को सही करे या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करे, इसको बढ़ावा दे। ठीक है, तो समाज का न्याय काम करना इसका नहीं होगा साथियों। तो कौन सा उद्देश्य कहलाएगा? नहीं है, मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है किस लिए महत्वपूर्ण है? वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं इसलिए, या वे पारंपरिक हैं, या उनका प्रबंध करना आसान है, या सरकार उनकी सहायता करती है? तो सबसे सटीक उत्तर जो बैठता है वे बहुत लोगों को रोजगार प्रदान करते, इसलिए साथियों लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए सिर्फ अगर पारंपरिक है वो, इसलिए थोड़ी ना साथियों इसको बढ़ावा दिया जाए या ये किया जाए। अगर पैसा ही नहीं है साथियों तो उस चीज को करने में क्या फायदा? अगर कोई उद्योग अगर किसी चीज के लिए कर रहा है ना, तो वो साथियों अपने बात करें साथियों पैसे के लिए कर रहा है।
अपने घर को चलाने के लिए कोई भी उद्योगी है, ठीक है, तो वो उद्योग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है साथियों, तो वो अपने घर को चलाने के लिए। तो कुल मिला के सबसे सटीक जो उत्तर आपका लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है और वही आपका सही उत्तर भी है। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों विधि ग्राह मुद्रा कहा जाता है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। इस प्रश्न को साथियों और उसके उत्तर को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद देखिए, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो आकलन किया जाता है साथियों विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं, परिवार की औसत आय के आधार पर नहीं, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। यह साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन जो किया जाता है वो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख साथियों गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों कौन प्रदान करता है? तो ये काम तो साथियों चुनाव आयोग का है, इसलिए सही जवाब भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चुनाव आयोग ही। चलिए चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ना, ये किसके संविधान से ली गई है? ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जो अपने संविधान में जो समवर्ती सूची है ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के देश के साथियों संविधान से ली गई है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और उसके बाद देखिए, सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना, यानी कि सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए, ये एक कैसा क्या है, कैसा कर्तव्य है? ये एक सकारात्मक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है या साथियों निषेधात्मक कर्तव्य है? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक नागरिक का कर्तव्य है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, बटरफ्लाई साथियों ये शब्द है और ये किस शब्द में साथियों, जो शब्द है ना, ये किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल साथियों तैराकी में किया जाता है, बटरफ्लाई शब्द का इस्तेमाल। सही जवाब आपका जाएगा एक के साथ। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो जो ऊंचाई पर चढ़ रहा है, मान लीजिए आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो तेज चलने के लिए आप आगे की तरफ चलेंगे, बताइए ऐसा होगा? नहीं। फिसलने से बचने के लिए आप आगे की तरफ झुकेंगे? नहीं। अपना स्थायित्व को बढ़ाने के लिए साथियों आप आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाएंगे। यानी कि ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि वो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए साथियों झुक जाता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए, कोशिका में पाया जाने वाला साथियों आनुवंशिक पदार्थ आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या आपका सही जवाब होगा? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो डीएनए साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ साथियों कौन सा होता है? डीएनए होता है। सही जवाब आपका ए के साथ। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों खाना जल्दी पकता है? क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथन कम ताप पर होता है, दाब स्थिर रहता है या उपयुक्त सभी? तो यहां पर साथियों आप लोग ध्यान रखें, क्वथन कम ताप पर होता है। अगर बात करें देखिए, प्रेशर कुकर में जो दाब होता है ना, वो दाब साथियों दाब अधिक हो जाता है और दाब अधिक हो जाने की वजह से उसमें जो भी खाना वाना पकाया जाता है और जो भी पकाया जाता है उसका क्वथनांक साथियों घट जाता है, इसलिए वहां पर साथियों खाना जल्दी पक जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म साथियों सुमेलित नहीं है? यहां पर लिखे हुए हैं विटामिन के नाम और यहां पर लिखे हुए साथियों कमी से रोग, यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और इनसे कौन सा, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो लिखे हुए। कौन सा युग्म साथियों गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, अगर बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो रतौंधी रोग हो जाती है। विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरी-बेरी रोग हो जाती है, बिल्कुल सही। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही। विटामिन डी की कमी से साथियों नपुंसकता नहीं होती है। विटामिन डी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नाम का एक रोग हो जाता है साथियों, वो हो जाता है। तो इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई है? देखिए, अभी तो साथियों एक 2022 में भी एक ये अभियान चलाया गया है इस नाम का, स्कूल चलो अभियान, ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो अगर ऑप्शन में साथियों 2022 आ जाए तो 2022 लगा देना, लेकिन अगर साथियों ऑप्शन में 2022 नहीं है तो 2000 ईस्वी तो होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? अगर 2022 नहीं है साथियों तो 2000 लगा देना। दोनों ही बातें साथियों मैंने आपको बता दी हैं और ये दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो वीडियो के स्टार्टिंग में साथियों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि जो भी साथियों यूपी पुलिस के एग्जाम में चुनिंदा दिन बचे हैं, इसमें आप ऐसा क्या करें कि कम से कम लिस्ट में साथियों नीचे ही आपका नाम हो, लेकिन फाइनल लिस्ट में साथियों आपका नाम आ जाए, यानी कि वर्दी 2024 में आपको मिल जाए। तो यहाँ पर साथियों मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने कुछ वीडियोज ऐसी अपलोड की है जिसको देखने के बाद साथियों तैयारी आपकी इतनी हो जाएगी कि एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। मैंने साथियों कुछ वीडियोस यहाँ पर बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर बात करें तो मैंने ये एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर इसको साथियों 3,08,363 लोगों ने देखा है। उसके बाद साथियों एक और वीडियो बनाई है जिसपे 1,82,000 लोगों ने देखा है। तो लाखों हजारों में साथियों व्यूज है, यानी कि लाखों लोग साथियों पसंद कर रहे हैं। तो ये कुछ साथियों वीडियोस हैं और ये एक तरीके से मॉडल पेपर पूरे हैं, पूरे मॉक टेस्ट हैं। तो मेरा मानना है साथियों एक ही वीडियो में आपको हिंदी का भी ज्ञान मिल जाएगा, सामान्य ज्ञान का भी, मैथ का भी और रीजनिंग का भी। तो साथियों इस प्लेलिस्ट का मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर साथियों इस प्लेलिस्ट में आप लोग अगर जाते हैं और जितने भी वीडियोस हैं साथियों उनको आप, यानी कि उस हर एक वीडियो का हर एक प्रश्न साथियों अगर आपके मनोमस्तिष्क में है तो पेपर आपका साथियों बहुत आराम से फंस जाएगा। जितने क्वेश्चंस होंगे मेरे हिसाब से साथियों 80% पेपर उसी में से आना चाहिए। चलिए, तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न होंगे। पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला साथियों रीजनिंग का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति खनिज को, क्या साथियों, खनिज को, तांबे को और लकड़ी को सही निरूपित करती है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये तांबा क्या है, तांबा एक खनिज ही तो है। तो तांबा जो होगा ना साथियों वो खनिज के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन लकड़ी की अगर बात करते हैं तो लकड़ी साथियों खनिज नहीं है, ना तो लकड़ी का संबंध खनिज से है और ना तांबे से है। तो अगर बात करें साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं खनिज हो जाएगा, और खनिज के अंतर्गत ही तांबा आता है। लेकिन लकड़ी साथियों ये अलग आती है, तो ये मैंने अलग को लकड़ी बना दी। तो साथियों ऐसा आपको कहां पर नजर आ रहा है, ऐसा तो आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में अमित दाईं ओर से, पहले जो जो कहा जा रहा है ना वो आप करते रहिए। लड़कों की एक पंक्ति में अमित दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो भैया दाईं ओर से क्या किया हमने, यहां पर मैं आपको बता देता हूं सही तरीके से। देखिए यहां से साथियों दाईं ओर से चल रहा है ना, तो दाईं ओर से मान लेते अमित यहां पर है। क्या साथियों, अमित मान लेते अमित यहां पर है और इधर से लेके साथियों इसका स्थान जो है वो 10वां है। मान लीजिए यहां पर कोई पहला व्यक्ति होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, और यहां पर कुल मिला के अमित का 10वां स्थान है। किस तरफ से, दाईं की तरफ से। उसके बाद साथियों लिखा हुआ है कि विनीत बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। विनीत की अगर बात करें तो विनीत बाईं ओर से, यानी कि इधर से साथियों मान लेते कहीं यहां पर साथियों 10वां स्थान आ जाएगा विनीत का। यानी कि अगर बात करते हैं एक पंक्ति में साथियों इधर से 10वां स्थान अमित का है और इधर से 10वां स्थान विनीत का है। उसके बाद कहा गया है कि जब अमित और विनीत परस्पर स्थान बदल लेते हैं, यानी कि अमित और विनीत एक दूसरे की साइड पर आ जाते हैं, यानी कि अमित की अगर बात करें तो ये विनीत की स्थान पर आ जाएगा, अमित विनीत की स्थान पर आ जाता है, और विनीत जो है ना साथियों किसकी, अमित की स्थान पर आ जाता है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया। चलिए, उसके बाद कहा गया है कि तो विनीत का, यानी कि जब अमित और विनीत परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो विनीत का बाएं से बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है। यानी कि विनीत का बाईं ओर से, यानी कि इधर से, अब इसका कौन सा स्थान हो गया साथियों, अब इसका 27वां स्थान हो गया है इधर से। ठीक है भैया, इधर से 27वां स्थान हो गया है। पूछा जा रहा है बताइए कि अमित का दाईं ओर से कौन सा स्थान होता। देखिए अगर आपसे यहां पर यह पूछा जाता कि बताइए कुल कितने लोग हैं, कुल लोग कितने हैं, तो आप क्या बताते। तो आप अगर बात करें विनीत का हमें स्थान पता चल गया, इधर से कितना है, 27 है, और इधर से अगर बात करें तो 10वां होगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों इसके इधर दाईं तरफ 9 लोग ही तो होंगे। अरे भैया इसका यहां से लेके यहां तक 10वां स्थान है, तो 9 लोग ही तो होंगे। तो कुल मिला के अगर आपसे यह कहा जाता कि टोटल कितने लोग हैं, तो आप उत्तर देते 27 और 9 साथियों कितना होता है, 36। लेकिन पूछा कुछ और गया यहां पर, खैर वो हम देखते हैं क्या पूछा गया है। बताइए कि अमित का दाईं ओर से कौन सा स्थान है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। अमित का दाईं ओर से, अमित किधर, अमित यहां पर है, दाईं ओर से मतलब इधर से अमित का कौन सा स्थान है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कहा जा सकता है साथियों इसके इधर 9 लोग और होंगे। ठीक है, 9 लोग इसके इधर और होंगे। तो अगर बात करें साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 9 लोग हटा दो,
36 टोटल लोग हो जाते हैं, 9 लोग हटा दो तो 9 लोग अगर साथियों इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आपके सामने यहां पर बचेगा साथियों, 16 में से जब साथियों 9 जाएगा ना तो आपका यहां पर 7 और यहां पर 2 यानी कि 27 बचेगा। तो 27 की अगर बात करें यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमित का दाईं से कौन सा स्थान होगा, दाईं से स्थान साथियों अमित का जो होगा वो 27वां होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि पतले का संबंध साथियों किससे बताया जा रहा है, मोटे से बताया जा रहा है। तो नाटे का संबंध किससे होगा, बड़े से होगा, चौड़े से होगा, लंबे से होगा या साथियों छोटे से होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों पतले का अगर संबंध मोटे से है तो नाटे का संबंध साथियों किससे होगा, लंबे से होगा। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ए सी ई को क्या लिखा जा सकता है, या ए सी ई की अगर बात करें उसके बाद साथियों एच आई एल है, यानी कि जैसा इसका संबंध इससे है वैसे ही इसका संबंध किससे होगा। ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए लेटर पोजीशन आप सबसे पहले लिख लीजिए, ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर, ठीक है। एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर, एल होता है 12 पर, ठीक है भैया। यहां पर देखिए साथियों 1 से यहां पर 8 हुआ यानी कि 7 बड़ा है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। 3 से यहां पर साथियों 9 हो यानी कि 6 बड़ा है, और 5 से साथियों यहां पर 12 हुआ यानी कि 7 बड़ा है, यानी कि पहले 6 बड़ा फिर 7 बड़ा फिर कितना बड़ा साथियों, 5 से 12 हुआ 7 बड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं साथियों ये आपका 13 पर होता है, ये आपका 15 पर होता है, ये आपका 17 पर होता है। पहले वाला 6 अगर साथियों 7 बड़ा है ना, तो अगर हम इसमें साथियों 7 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। क्या कहीं पर टी ऑप्शन में है, एक तो टी आपका ये है और टी ये है। उसके बाद अगर बात करें फिर साथियों 6 बढ़ाएं, यानी कि 15 में 6 बढ़ाएंगे तो 21 आता है। क्या कहीं पर यू है, तो बिल्कुल साथियों यू है, यानी कि टी यू वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें इसमें फिर से 7 बढ़ाना है तो 27 में 17 में साथियों 7 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 24 पर साथियों होता है x। तो आंसर की अगर बात करें आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो यहां पर साथियों कुछ सही तरीके से क्वेश्चन साथियों टाइप नहीं हो पाए तो मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। देखिए यहां पर अगर बात करें कहीं पर भी आपको प्लस देखने को मिले तो उसकी जगह पे आपको माइनस रखना है, माइनस अगर आपको देखने को मिले तो उसकी जगह पे आपको भाग रखना है, और कहीं पर साथियों भाग देखने को मिले तो उसकी जगह पर आपको गुणा का निशान रखना है, और अगर कहीं साथियों गुणा आपको देखने को मिले तो उसकी जगह पे आपको प्लस रखना है। जैसे कि यहाँ पर गुणा है ना, तो गुणा यहाँ पर नहीं रखना है, गुणा की जगह पर साथियों आपको प्लस रखना है। तो अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर साथियों हम लोग लिख लेते हैं। तो 90 9 हो गया, 80 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद 80 हो गया। तो सबसे पहले गुणा है साथियों, और गुणा का जगह पर हमें क्या रखना है, प्लस रखना है, प्लस हो गया। भाग की अगर बात करें, भाग की जगह पर साथियों गुणा रखना है, और प्लस की जगह पर साथियों माइनस, और माइनस की जगह पर भाग रखना है। अब अगर बात करें साथियों 9 हो जाएगा, अब ये सबसे पहले सॉल्व होगा। 6 अट्टे कितना हो जाएगा साथियों, 48 हो जाएगा, और जीरो आपका यहाँ पर आ जाएगा तो 480 हो जाएगा, माइनस 5 बटे क्या हो जाएगा साथियों 80 हो जाएगा। भाग कराना है तो भाग करा दी। तो अगर बात करें 480 प्लस 9 कितना हो जाएगा साथियों, 489 हो जाएगा। माइनस अगर बात करें इसको साथियों जब हम करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, और 5 छंग आपका 30 हो जाएगा। यानी कि 489 में से साथियों कितना माइनस करना है, 1/16 को माइनस करना है। तो अगर हम बात करें साथियों 489 माइनस, हम पॉइंट लगाएंगे साथियों और एक जीरो बढ़ाएंगे, एक और जीरो बढ़ाना है। तो साथियों यहां पर जीरो बढ़ाना, जीरो लगाना होगा, और यहां पर जीरो आपको लगाना होगा। 16 पंजे 80 होता है, 16 छंग आपका कितना होता है साथियों 96 होता है। 96 हो गए ना, 4 बचा साथियों, पॉइंट लगा है ऑलरेडी, जीरो बढ़ा लिया, 16 दूना आपका कितना होता है 32 होता है। तो अब आपको करना सिर्फ इतना है, 489 में से 0.062 को आपको घटाना होगा। तो 489 साथियों यहां पर रख लिया, यहां पर हम पॉइंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए साथियों। तो आपको इसमें से इसको साथियों घटाना होगा। तो ये जीरो में से 2 जा नहीं सकता, तो 10 ढाई ले लेंगे कि ये 10 हो जाएगा आपका। 10 में से जो 2 जाएगा साथियों कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब अगर यहाँ साथियों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर साथियों अगर बात करें, यहाँ पर 9 है, 9 में से 0 हो जाएगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पर साथियों 8 हो जाएगा, 9 की जगह पर 8 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। तो ये साथियों इसको कैलकुलेट करने पर आएगा तो 488.938 कहीं पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, और यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या यानी कि जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नजर आ रहा है साथियों, उसकी जगह पर आपको बताना है क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। 156 आएगा, 994 आएगा, 839 आएगा या 688 आएगा। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए क्या इनको सबको जोड़ने पर साथियों 645 आएगा, या इन सब की गुणा कराएंगे तो 645 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे साथियों, क्या करेंगे। अच्छा, यहां पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। इतना एक नजर में देख के आप भी पहचान जाओगे ये सब किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर हैं, और ये भी साथियों किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर हैं। तो इनसे कैसे बना। एक और बात यहां पर मुझे दिख गई, देखिए जो यहां पर आपको नंबर साथियों नजर आ रहे हैं ना, वही यहां पर भी आपको नंबर नजर आ रहे हैं, यानी कि 6 5 4 यहां भी है और 6 5 4 यहां भी है। सिर्फ फर्क इतना है साथियों, फर्क इतना है साथियों, यहां पर मैंने लिखा था 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये और तीसरे नंबर पर ये, मतलब 6 पहले, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो उसमें ही साथियों यानी कि इसमें भी साथियों हम यही करेंगे। तो ये आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा साथियों, या तो आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का तो क्यूब होगा, या आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, और उसके बाद साथियों ऊपर वाला यानी कि 839 कुल मिला के साथियों अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। वर्ष 1919 में 12 फरवरी से 2 दिन बाद सोमवार है, तो उस महीने का अंतिम दिन साथियों कौन सा होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जानकारी यहां पर यह दी गई है कि 12 फरवरी से 2 दिन बाद। अब यहां पर गलती लोग साथियों क्या करते हैं, 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ये 14 हो गया, 15 हो गया। 12 फरवरी के 2 दिन बाद पूछा जा रहा है। कुछ लोग इसको साथियों 14 मान लेते, लेकिन नहीं, 12 फरवरी से 2 दिन बाद, यानी कि एक दिन ये हो जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा, 2 दिन बाद क्या आ जाएगी, 15 तारीख आ जाएगी। तो यहां पर जानकारी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 15 फरवरी को साथियों क्या दिन बताया गया है, 15 फरवरी को साथियों यहां पर सोमवार बताया गया है। तो 15 फरवरी को तो साथियों सोमवार हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया है कि उस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें 1999 की बात की है, और फरवरी, अब फरवरी यहां पर 28 की है। अब फरवरी का जो, फरवरी तो वैसे 28 की भी होती है, 29 तारीख की भी होती है। तो कुल मिला के अगर बात करें ये लीप वर्ष होता तो फरवरी 29 की होती, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, ये 400 से नहीं कट रहा है, तो ये साथियों लीप वर्ष नहीं होगा। नहीं होगा तो साथियों अगर बात करें फरवरी आपकी 28 को होगी, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 28 फरवरी को साथियों कौन सा दिन होगा। अगर बात करें साथियों कोई दिन अगर 1 को है, तो वही दिन साथियों कब होगा, 8 को होगा, और वही दिन साथियों 15 तारीख को होगा, और उसके बाद अगर बात करें वही दिन आपका 23 तारीख को होगा। ठीक है ना, 23, मतलब कुल मिला के 7 आपको ऐड करना है। अगर बात करें 15 में 7 ऐड करोगे तो 23 आ जाएगा, 23 में साथियों 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आपका 7 हो जाएगा, 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि 30 की अगर बात करें 30 नहीं होगा, 24 25 26 27 28 29 30, 30 ही होगा साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं 30 तारीख को भी आपका क्या दिन होगा, 30 फरवरी की अगर बात करें 30 फरवरी को ही आपका साथियों सोमवार होगा। ठीक है भैया, सोमवार हो गया। पूछा आपसे क्या कहा गया, तो मतलब पहली बात तो 30 फरवरी होगा ही नहीं, 29 की फरवरी है ना, तो 29 तारीख को कुल मिला के हमें दिन जानना था। तो सोमवार जब 30 तारीख को है तो साथ ही 29 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। तो सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। 30 फरवरी है नहीं, मैंने तो यहां पर प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए 30 फरवरी आपसे बोल दिया। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका बी है, और जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। 2 है, 3 है, 5 है, फिर आपको बताना है यहां पर क्या आएगा, 13 आएगा, 11 आएगा, 15 आएगा या 9 आएगा। उसके बाद साथियों 17 है, और उसके बाद कितना है, 33 है। यहां पर अगर बात करें साथियों क्या यहां पर लॉजिक लग रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है साथियों इन दोनों नंबर को जोड़कर ये नंबर आपका आया है। ऐसे ही लग रहा है ना, 2 और 3, या अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस से अगर हो जाता है तो डिफरेंस से हम कर देंगे। यहाँ पर साथियों 1 बढ़ाया और यहाँ पर साथियों 2 बढ़ाया, तो यहाँ पर क्या 3 बढ़ाए, चलो यहाँ पर 3 बढ़ा लेते हैं तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों 4 बढ़ाना चाहिए, क्या 4 बढ़ाया साथियों, ऐसा है क्या। देखिए 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, ठीक है भैया। 3 बढ़ाने के बाद यहाँ पर साथियों कितना बढ़ाना चाहिए, 4 बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पर तो 12 आना चाहिए, 12 है नहीं, तो ये तरीका आपका, ये लॉजिक आपका फ्लॉप हो जाएगा। अगर बात करें इन दोनों नंबर को जोड़ा तो ये आया, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अच्छा आएगा तब भी 8। अगर इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे साथियों तो कितना आपका आएगा, तो कितना आएगा, 8 और 5 आपका कितना होता है साथियों, 13 होता है। तो 13 यहां पर नहीं आ रहा है, तो अब यहां पर साथियों कौन सा लॉजिक लगा है,
तो बात करें, देखिए अच्छा यहाँ पर अगर साथियों 2 का स्क्वायर करोगे ना, 2 का स्क्वायर करने पर साथियों 4 आएगा और 4 में से 1 घटा देना 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करें साथियों, 3 का स्क्वायर नहीं, ऐसा कर लो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, 2 गुणा मतलब 2 की गुणा जब 2 से कराओगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, 4 में से 1 घटा के लिख दिया। 3 की गुणा साथियों 2 से कराओगे तो 6 आएगा, 1 घटा के लिख दिया। 5 की गुणा साथियों 2 से कराओगे तो 10 आएगा, लेकिन 1 घटा के लिख दिया 9। 9 की गुणा 2 से कराओगे 18 आएगा, लेकिन 1 घटा के लिख दिया। 17 की गुणा 2 से कराओगे 34 आएगा, 1 घटा के लिख दिया। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, यहाँ पर 9 आ जाएगा और 9 आपके ऑप्शन में भी है, तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि P और Q R, यानी कि P जो है ना ये Q और R के भाई हैं, तो Q यहां पर साथियों लिख लेते हैं और साथियों यहां पर क्या लिख लेते हैं, R लिख लेते हैं और साथियों ये आपका P हो जाएगा, यानी कि जो P है ना P, ये Q और R का भाई है, तो ये आपका साथियों क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, किसका, Q और R का भाई हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि S जो है ना, S ये R की माँ है। R की माँ साथियों कौन है, R की माँ, यहां पर इसको थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था, देखिए ये आपका साथियों Q हो जाएगा, ये साथियों R हो जाएगा और यहां पर साथियों P हो जाएगा। R की मां बताई गई है, R की मां जो बताई गई है वो S है, ये कौन हो जाएगी, ये साथियों मां हो जाएगी। P का पिता कौन सा हो जाएगा साथियों, P का पिता जो है ना वो साथियों T हो जाएगा, P का पिता। अच्छा ये दोनों क्या थे, शायद भाई भाई थे ना, ऐसा है करके, Q और R भाई हैं, ये भी भाई, कुल मिला कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ये मम्मी हो जाएंगे, ये पिताजी हो जाएंगे। उसके बाद कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। देखिए ये वाइफ हैं, ये उनके हस्बैंड हैं और ये तीनों उनके बच्चे हैं, ठीक है। कहा गया है कि एस का पिता टी है, एस का पिता क्या टी है साथियों, एस का पिता, एस का पति, सॉरी एस का पति टी है, बिल्कुल एस वाइफ है टी की, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यू का पिता टी है, क्यू यहां पर है, क्यू का पिता टी है, बिल्कुल ये तीनों बच्चे किसके हैं, एस और टी के हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टी का पति क्यू है, टी का पति साथी क्यू है, टी का पति क्यू नहीं बल्कि टी ये खुद पति है एस का, तो ये साथियों गलत हो जाएगा। और पी की मां कौन है, एस है, तो पी ये है, पी की मां कौन है, एस है और पिता साथियों टी है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सत्य नहीं हो सकता और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 6 मित्र हैं साथियों, M N O P Q R, ये 6 मित्र हो गए, ये पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो पंक्ति वाला साथियों प्रश्न है। कभी भी साथियों पंक्ति वाला प्रश्न हो ना, तो आप मेरी मानिए साथियों 2 पंक्तियां आपको बनाना है। कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां साथियों बना ली। 5 लोगों के बैठने की हमने जगह भी साथियों बना ली, बिल्कुल, और यहां पर भी बना ली, ठीक है, यहां पर भी साथियों हमने बना ली। चलिए ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है भैया। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों कि ओ, ये क्या लिखा हुआ है साथियों, यहां पर अगर बात करें साथियों ये ओ लिखा होगा, तो ओ बीच में है एम और क्यू के, तो मान लेते हैं साथियों एम, सपोज दैट यहां पर मान लेते हैं और क्यू यहां पर मान लेते हो, इसमें कहा गया है कि ओ बीच में है एम और क्यू के, तो ओ यहां पर हो जाएगा। अब हमें क्या पता साथियों, ओ आपका इधर होगा, सॉरी एम आपका इधर होगा, क्या पता एम इधर हो, यहां पर कुछ गलती हो, ये हो गई है, थोड़ा सा टाइपिंग में मैंने लिखा यहां पर गलत है। यहां पर है साथियों ओ बीच में है, तो किसके, एम और क्यू के, तो क्यू यहां पर हो जाएगा, ओ आपका यहां पर हो जाएगा। अब हमें क्या पता साथियों, क्या पता एम आपका ये इधर हो और क्यू आपका ये इधर हो, कुछ भी तो हो सकता है, तो इसलिए साथियों हम क्या करेंगे, ओ हम यहां पर बना लेंगे, या मान लेते साथियों जहां पर बनाए वहीं पर बना रहेंगे, ओ यहां पर बना लेंगे और क्यू यहां पर बना लेंगे और एम आपका यहां पर बना लेंगे। उसके बाद कहा गया है साथियों कि ओ बीच में है एम और क्यू के, इतना तो हो गया है। क्यू के निकटतम दाएं हैं एन, क्यू के निकटतम, देखिए अब क्यू का निकटतम दाया तो इधर होगा, अब इधर साथियों की अगर बात करें, और इधर तो हो सकता है, क्यू का निकटतम दाया इधर नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर हमको कोई ना कोई बैठा हुआ है। क्यू का निकटतम दाया हम एक इधर से बना लेंगे बंदा और ये इधर वाला बंदा कट कर देंगे, तो इधर तो ये पॉसिबल है, लेकिन इधर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यू के जस्ट में कोई बैठा हुआ है। तो यहां पर साथियों क्या बोला गया था, क्यू के निकटतम दाएं हैं एन, तो एन आपका यहां पर बन जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए एन जो है ना, एन ये क्यू के निकटतम दाएं हैं, लेकिन एन जो है ना ये पी के बाएं हैं, एन जो है ना यानी कि पी साथियों यहां पर आ जाएगा, पी के बाएं हैं। अब हम एक और साथियों यहां पर कट कर देंगे, ठीक है। चलिए अच्छा 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 लोग हो जाएंगे। अब यहां तक से आपको समझ में आ गया है। यहां पर अगर बात करें P के बाएं ओर है कौन, P के बाएं ओर है N, तो P के बाएं ओर है N है, कोई दिक्कत नहीं है। R दाएं छोर पर नहीं है, मतलब कुल मिला के अगर बात करें R क्या लिखा हुआ है, R दाएं छोर पर नहीं है, 2 छोर होते हैं, एक तो ये आपका बायां छोर हो जाएगा, ये आपका दायां छोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो R अगर मान लीजिए R हम क्या पता यहां बैठा लें,
ठीक है, तो कहा गया है कि दाएं छोर पर नहीं बैठाना है, आर को बाएं छोर पर बैठाना है। तो साथियों यहां पर आपको बैठाना है। कितने लोग थे? 6 लोग थे। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए हैं। अब पूछा क्या जा रहा है, बाएं छोर पर कौन है? तो बाएं छोर की अगर बात करते हैं साथियों, आर है ना, आर हो जाएगा। तो बाएं छोर पर की अगर बात करें तो बाएं छोर पर तो साथियों आर है। तो सही जवाब आपका जाएगा आर के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। आपसे पूछा जा सकता था कि बताइए बीच में कौन है, तो बीच में ओ है। आपसे पूछा जा सकता था कि एम के तीसरा दायां कौन है, तो 1 2 तीसरा दायां आपका एन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला के अगर बात करें, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। मानुषी मथुरा से चलती है और वो अपनी कार से मतलब 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो साथियों डायरेक्शन वाला ये सवाल है, तो देख लेते हैं हम लोग कैसे साथियों होगा। मानुषी एक लड़की है, मथुरा से चलती है और अपनी कार से जाती है 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। तो मान लेते हैं साथियों मानुषी अभी यहाँ पर है और 6 किलोमीटर साथियों जाती है पश्चिम की तरफ। पश्चिम की अगर बात करें किधर होता है साथियों, ये आपका पूर्व कहलाएगा, ये आपका साथियों उत्तर कहलाएगा, ये आपका पश्चिम कहलाएगा, और ये साथियों आपका दक्षिण कहलाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर मानुषी है, पश्चिम की तरफ 6 किलोमीटर जाती है। उसके बाद साथियों कहा गया है कि और अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो दाईं ओर मुड़ा दिया साथियों और 4 किलोमीटर चला दिया। फिर कार से अपनी दाईं ओर घूमती है और 6 किलोमीटर चलती, दाईं तरफ घूमी साथियों 6 किलोमीटर चली। तो जब ये 6 है तो साथियों ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि यहां पर वो पहुंच जाएगी। उसके बाद कहा गया वो अपनी आरंभिक स्थल से कितनी दूर है। आरंभिक स्थल उसका ये था, यानी कि इससे और इसकी दूरी आपसे पूछी जा रही। तो अगर बात करें जब ये 4 है तो ये भी साथियों 4 होगा, यानी कि अगर बात करें आंसर आपका जाएगा 4 किलोमीटर के साथ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, उसके बाद देखिए कथन की अगर बात करें साथियों, कथन आपके सामने क्या है? कथन आपके सामने सभी बकरियां बाघ हैं। तो ये आपकी साथियों क्या हो जाएंगी? मान लेते हैं साथियों ये आपकी बकरियां हो गई, और कहा जा रहा है कि जितनी भी बकरियां हैं सभी बकरियां साथियों क्या है? सभी बकरियों यहां पर बाघ हैं। तो सभी बकरियां साथियों बाघ यहां पर हो गई। उसके बाद कहा गया कि सभी बाघ क्या है साथियों? सभी बाघ साथियों यहां पर क्या कहा गया है? सभी बाघ सिंह हैं। ठीक है भैया, सभी बाघ क्या हो जाएंगे? सिंह हो जाएंगे। अब साथियों निष्कर्ष को पढ़िए और देखिए कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। सभी बाघ बकरियां हैं, सभी बाघ बकरियां हैं नहीं। अगर यह कहा जाता कि सभी बकरियां बाघ हैं तो सही हो जाता, लेकिन सभी बाघ बकरियां कैसे हो सकती हैं? क्योंकि बकरियां तो इतनी हैं और बाघ ये यहां पर भी हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कहा गया है सभी सिंह बाघ हैं, सभी सिंह बाघ कैसे हो सकते हैं? बाघ तो सिर्फ इतने हैं और सिंह ये हो जाएंगे, तो ये भी साथियों गलत आपका हो जाएगा। कोई बकरी सिंह नहीं है, यहां पर नेगेटिव आ गया। जब कथन साथियों पॉजिटिव में हो, कहीं पर भी नहीं ना लिखा हो ना, तो साथियों आपका निष्कर्ष भी में नहीं आ सकता, यानी कि ये नेगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव है साथियों, ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों निष्कर्ष की अगर बात करें तो कोई निष्कर्ष भी साथियों सही नहीं था, इसलिए जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करें देखिए सबसे पहले जो है ना वो बिजली है, बांध है, रोशनी है, नदी है, शक्ति संयंत्र है। तो सबसे पहले अगर बात करें साथियों नदी होगा सबसे पहले। क्यों नदी होगा? क्योंकि साथियों नदी में ही तो बांध बनेगा, तो सबसे पहले नदी होगी, उसके ऊपर साथियों बांध बनाया जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि पहले 4 फिर 2 होगा। उसके बाद अगर बात करें फिर आपका शक्ति संयंत्र होगा। ठीक है भैया, तो 5 हो गया। अब शक्ति संयंत्र के बाद साथियों क्या होगा? फिर उसमें साथियों बिजली बनेगी, और वो बिजली बनने के बाद साथियों क्या होगी? तभी तो रोशनी होगी। पहले बिजली बनेगी फिर रोशनी होगी। तो अब यहां पर 1 होगा और फिर यहां पर 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका क्रम जो आएगा वो 42513 आएगा साथियों। 42513 देखिए कहां पर लिखा हुआ है? 42513 तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नीचे एक ब्लॉक के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 होगी तो इसके ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी? यानी कि आपसे पूछा यह जा रहा है कि 2 का विपरीत फलक पर क्या होगा? 2 का विपरीत पर साथियों क्या होगा? इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए 2 कहां पर है साथियों? 2 तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये आपका 2 है। ठीक है ना। तो ये 2। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर साथियों सेम फलक है, यहां पर भी और सेम फलक है यहां पर भी, यानी कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 बिंदु है।
तो कहा जा सकता है, अगर साथियों आपसे ये पूछा, फिर से मैं आपको बता देता हूं, 3 बिंदु साथियों यहां पर भी हैं, ठीक है भैया, 3 बिंदु हो गई, और 3 बिंदु साथियों जो है ना वो यहां पर भी है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप बताते 6। अगर आपसे पूछा जाता 6 का विपरीत क्या होता, तो आप बताते 5। अगर आपसे पूछा जाता 4 का विपरीत क्या होता, तो आप बताते 2। और अगर आपसे पूछा जाता 2 का विपरीत क्या होता, तो आप बताते 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 के साथ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए साथियों, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी, और फलक भी सेम है, ऐसा नहीं 3 यहां पर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं जो कहना चाहता हूं साथियों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, उसके बाद देखिए, दिए गए आरेख का अध्ययन करना है आपको, और उस क्षेत्र की पहचान आपको करना है जो उन लड़कियों को प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो हैं किंतु अविवाहित नहीं है। तो ये सर्किल किसका है साथियों, इसमें सब लड़कियां जो है ना वो लड़कियां हैं, मतलब 2 भी एक लड़की है, 1 भी एक लड़की है, 5 भी एक लड़की है और 6 भी एक लड़की है। इसमें जो है ना वो सब विवाहित है, यानी कि 5 भी विवाहित है, 4 भी विवाहित है, ये भी और ये भी। इसमें जो है ना साथियों वो सेवारत हैं। तो अगर साथियों मैं आपसे ये बात कहूं कि मुझे एक ऐसा पॉइंट बताइए जो लड़की भी है और जो सेवारत भी है, तो आप क्या बताओगे, तो आप जाहिर सी बात है साथियों ये 2 बताओगे, क्योंकि 2 जो आ रहा है ना साथियों वो इस वाले सर्किल में भी आ रहा है, यानी कि सेवारत वाले सर्किल में भी आ रहा है, और साथियों लड़कियों वाले सर्किल में भी आ रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं मुझे एक ऐसी लड़की बताइए कि ना तो जो सेवारत हो और ना वो विवाहित हो, तो वहां पर साथियों आप एक उत्तर करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जो सेवारत के अंतर्गत आए और जो विवाहित के अंतर्गत आए, तो आप साथियों क्या बताओगे, 4 बताओगे। लेकिन अगर मैं आपसे एक ऐसा नंबर पूछूं जो मैं कहूंगा साथियों वो सेवारत में भी हो, विवाहित में भी हो और लड़कियों में भी हो, तो आप क्या बताएंगे साथियों, 5 बताएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा, कि उन लड़कियों का आप प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत हैं किंतु अविवाहित नहीं है। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि यहां पर अगर बात करें साथियों वो कौन सा क्या नंबर होगा लड़कियों का, यानी कि लड़कियों वाला, तो साथियों आपका ये हो जाएगा। लड़कियों वाला साथियों अगर बात करें यहां पर आपका ये हो जाएगा। तो अगर बात करें लड़कियां हो और सेवारत हो, सेवारत की अगर बात करें, सेवारत आपका साथियों ये हो जाएगा, सेवारत आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें साथियों विवाहित ना हो, तो साथियों अगर बात करें तो आपका 2 नंबर ऐसा होगा जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहां पर अगर बात करें ये अविवाहित नहीं होगा, ये विवाहित होगा साथियों, ठीक है। तो 2 नंबर ऐसा बनता है जो लड़की वाले में भी है और सेवारत वाले में भी है, लेकिन विवाहित वाले में साथियों नहीं है। तो 2 कौन से ऑप्शन में है साथियों, 2 तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो का साथियों क्या शेषफल बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वही पुराना तरीका अपनाते हैं और बहुत लंबे मेथड से इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, और उनका गलत हो जाता है और समय और साथियों उनका वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको साथियों इसका तरीका बता रहा हूं। अगर ये सवाल आ जाए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए किसी संख्या को, कोई भी संख्या लिखा हो, 120 लिखा हो, 80 लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 2000 कुछ भी लिखा हो, मतलब किसी संख्या को इस संख्या से भाग देने पर इतना शेष बचता है, इस संख्या की जगह कुछ भी लिखा हो, इस संख्या की जगह कुछ भी लिखा हो, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर अगर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, कुछ नहीं, जो पहली संख्या उसको भूल जाओ, यानी कि पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इस पर ध्यान दो। यानी कि अगर बात करें साथियों 19 को आप किससे भाग कर दो, 7 से, और देखो क्या शेषफल बच रहा है, 19 एक 17 एकम 17 तो पूरा हो जाएगा, लेकिन शेषफल साथियों 2 बचा ना, तो 2 ही आपका साथियों क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए फिर से बता देता हूं, यहां पर कहा गया है कि 119 से भाग देने पर किसी संख्या को, अब हमको क्या पता वो संख्या क्या है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो 19 की भाग करा दो 17 से और देखो क्या शेषफल बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप गलत करके नहीं आओगे। 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। साथियों प्रश्नों की मदद से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे कि अगर बात करें सबसे पहला वाला अगर ऑप्शन उठाए, क्या मुझे ये बताइए 5 अंकों की संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या ये संख्या 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी?
15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, क्या 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी? तो यही आपका उत्तर होगा। एक बार हम इसको साथियों करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो 12 से सबसे पहले इसको भाग कराते हैं साथियों। 12 एकम 12 तो कटेगा नहीं, 100 हो जाएगा कुल मिला के। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे साथियों? 96 हो जाएंगे। 4 बचेगा, ये आपका 48 हो जाएगा और 12 चौका आपके 48। तो ये तो साथियों पूरा पूरा आपका कट जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों, अब किसको यहाँ पर कट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर बात करें 15 को कट करने की कोशिश करते हैं, तो 15 की अगर बात करते हैं साथियों, 15 पंजे कितना हो जाएगा साथियों? 75 हो जाएगा। 15 छक्का आपका 90 हो जाएगा। 10 बचेगा, ये आपका 108 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 हो जाएगा। 15 सत्ते आपका 105 हो जाएगा। 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 15 दूना 30, यानी कि साथियों ये भी आपसे पूरा पूरा कट जाता है 15 से। अब अगर साथियों यहां पर बात करें 18 से, अगर साथियों यहां पर बात करें तो 18 से क्या साथियों कटेगा? 18 पंजे कितना हो जाएगा साथियों? 90 हो जाएगा। 5 बचेगा यहां पर, 18 पंजे 90 हो जाएगा। 5 नहीं बल्कि 10 बचेगा, 108 हो जाएगा। 18 पंजे कितने होते हैं? 90 होते हैं। 18 छंग आपके 108 होते हैं, तो ये भी साथियों पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर बात करें साथियों क्या ये राइट आंसर आपका होगा, तो इससे तो साथियों ये तीनों संख्याएं यानी कि ये इन संख्याओं की अगर भाग कराए तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन इससे साथियों मेरे ख्याल से शायद 18 नहीं कटेगा, ऊपर 12 और 15 शायद कट जाना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जिससे ये तीनों संख्याएं उस ऑप्शन को काट सके। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। एक बार आप लोग काट कट करवा के साथियों देख लेना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि गौरव के 7 विषयों में औसत प्राप्तांक कितने हैं? 75 है। तो इतना तो पहले कर लो। क्या कहा गया है? 7 विषय हैं, 7 विषयों में औसत प्राप्तांक कितने हैं? कितने अंक उनको मिले हैं साथियों? 75 मिले हैं। तो अगर बात करें 7 विषयों में कुल मिला के कितने अंक मिले हैं, तो 75 की गुणा 7 से करा लो। 7 पंजे आपका साथियों 35 हो जाएगा, 3 हासिल का लगेगा। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 और 3 आपका साथियों 52 हो जाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि 7 विषयों में उसका टोटल मार्क्स जो आए हैं वो 525 आए हैं। उसके बाद कहा गया है, देखिए गौरव के 7 विषयों में औसत प्राप्तांक 75 है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि गणित को छोड़कर, मतलब इन 7 विषयों में से एक गणित सब्जेक्ट भी होगा। अगर इस गणित सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए और शेष विषयों यानी कि 6 विषयों में उसका औसत प्राप्तांक 72 है, यानी कि गणित को हटा देते हैं साथियों तो 7 की जगह 6 आपके विषय हो जाएंगे और इन 6 विषयों का जो प्राप्तांक है वो कितना है? 72 है। तो ठीक है भैया, अगर 6 विषयों का कुल हम देखें कुल प्राप्तांक कितना है, तो 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। अगर बात करें साथियों 6 दूना 12 हो जाए, 6 जंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा और 1 आपका 43 हो जाएगा। यानी कि ये तो 6 विषयों में इतने कुल मिला के अंक आए हैं और 7 विषयों में इतने कुल मिला के अंक आए हैं। तो देख लेंगे साथियों ये इससे कितना बढ़ती है साथियों, देख लेंगे, ठीक है ना। ये कितना ज्यादा है और जितना ज्यादा है ना वही तो गणित, इसमें गणित के नंबर जुड़े हैं, इसमें गणित के बस नंबर नहीं जुड़े हैं। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि गणित में क्या प्राप्तांक है। तो इसको साथियों माइनस करा लो। 525 में से क्या घटा दो साथियों? 432 घटा दो और इसमें गणित के नंबर जुड़े हैं, इसमें नहीं जुड़े हैं। तो 5 में से 2 जाएगा साथियों, 3 बचेगा। 12 में से साथियों 3 जाएगा, 9 बचेगा। यानी कि 93 मार्क्स साथियों उसके गणित में आए थे और इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लैंग्वेज को बदल बदल कर चीजों को यहां पर वृत्त की परिधि की जगह कुछ और दे दिया जाएगा। कुल मिला के अगर आपसे यह कहा जाए कि भैया इस चीज में 50% की वृद्धि होती है या 60% की वृद्धि होती है या 35% की वृद्धि होती है, कितनों की, यहां पर कोई भी नंबर दे दे और उसके बाद पूछे इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो आप सिंपल से साथियों एक सूत्र मेरे कहने से लगा देना। क्या लगा दोगे साथियों? आप लगा देना सिंपल सा x प्लस वाई। क्या लगा दोगे? x प्लस वाई प्लस x गुणा वाई बटे में 100। अच्छा x क्या है साथियों? x की अगर बात करें, x भी आपका 50% है और y भी आपका 50% है। तो अगर बात करते हैं साथियों 50 प्लस 50 आपका हो जाएगा, प्लस 50 गुणा आपका 50 हो जाएगा और बटे में साथियों क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो नीचे हैं, ये 2 जीरो ऊपर हैं, कट जाएंगे। 50 50 साथियों 100 हो जाएगा और प्लस 5 पंजे साथियों 25 हो जाएगा। यानी कि 100 और 25 साथियों 125 हो जाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है साथियों इसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए। देखिए सारे के सारे
साथियों क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने एकदम टॉप लेवल के लिए हैं जो आपके साथियों यूपी पुलिस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर बात करें साथियों, एक टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको एक बार आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों एग्जाम के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। उस प्लेलिस्ट में साथियों कुछ फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एग्जाम से पहले पहले। उन सभी मॉक टेस्ट के उन सभी प्रश्नों को आप अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों, इस प्रश्न को देखते हैं कि यदि मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 5:6 है, हो सकता हो मोहन की आयु 50 हो और सोहन की आयु 60 हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के अनुपात आपको दे रखा है 5:6 है, तथा सोहन और राकेश की आयु में अनुपात कितना है, 8:5 है। तो मोहन और राकेश की आयु में क्या अनुपात हो जाएगा। देखिए यहां पर साथियों हम क्या क्या निकाल देंगे। अगर बात करें, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, एक मेरी बात यहां पर सुन लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं ए अनुपात बी का अनुपात कितना है, 5:6 है, और मैं आपसे कहूं साथियों बी अनुपात सी का अनुपात कितना है, 8:5 है। अब मुझे ये, अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे। अगर साथियों आपसे पूछा जाए, मतलब ये दो चीजें तो दे रखी हूं, आपसे पूछा जाए बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो कुछ नहीं करना होता इस सवाल में। ए अनुपात बी है वो आप रख लो 5:6, और 8 बी अनुपात सी कितना है, 8:5 है, उसको इस तरीके से रख लो। अब यहां पर बना दो उल्टा एन, यानी कि यहां से शुरू हुआ, इधर गया और ये गया। तो अब गुणा करा दो, 5×8 कितना होता है साथियों, 40 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने 40 लिख लिया। उसके बाद 8, मतलब 5 की गुणा 8 से, फिर 8 की गुणा 6 से, और फिर 6 की गुणा साथियों 5 से। इतना आपको काम कराना है। 5×8 40 लिख लिया। 8 छंग कितने होते हैं, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी कि 8 छंग आपके 48 हो जाएंगे। तो यहां पर साथियों 48 लिख लिया। 6 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 30 हो जाएगा। तो ये जो आपका साथियों निकल कर आया है ना अनुपात, यही तो साथियों ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो होगा। तो क्या अगर आपसे ये दो चीजें दे दी जाए और ये आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए अनुपात बी भैया इतना है और बी अनुपात सी इतना है, मुझे ये बताइए ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। तो ए अनुपात सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 40:30 हो जाएगा। 40:30 हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि ए अनुपात सी का अनुपात क्या बचेगा, 4:3 बचेगा। सेम जो मैंने यहां पर आपको चीज बताई है, सेम यहां पर लागू हुई है। बस ए की जगह पे साथियों मोहन है और बी की जगह पे सोहन है, उसके बाद साथियों सी की जगह पे राकेश है। इतनी सी बात बस चेंज हुई है, पूरा सवाल सेम टू सेम वैसा ही है। तो अगर बात करें साथियों यहां पर मोहन की, अगर बात करें, मोहन हो गया, मोहन और साथियों यहां पर सोहन की बात चल रही है। तो मोहन और सोहन की अगर बात करें 5:6 है। और अगर बात करें उसके बाद है साथियों सोहन, सोहन अनुपात राकेश का अनुपात साथियों कितना दे रखा है, 8:5 दे रखा है। तो मैं साथियों निकालना क्या चाहता हूं, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, पहले तो मैं आपको ये निकाल के बता देता हूं, मोहन सोहन और राकेश का अनुपात साथियों क्या निकलेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 5:6 और 8 साथियों 5 आपको लिखना है और उल्टा एन बना देना है। 5×8 साथियों 40 हो जाएगा, और 8 छंग आपका कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 आपका 48 हो जाएगा, और 6 पंजे साथियों 30 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के अनुपात साथियों निकलेगा। लेकिन पूछा क्या गया है कि मोहन और राकेश की आयु का अनुपात, यानी कि मोहन और राकेश इसका अनुपात पूछा गया है। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4:3 बचेगा। तो 4:3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है साथियों। तो यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक साथियों जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। वैसे अगर आपसे पूछा जाता कि तीनों का बताइए, तो तीनों को एक बार साथियों 2 से कट कर लेते, फिर जो छोटा होता, अगर छोटा कट हो सकते थे तीनों, तो और उसको कट कर लेते। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:11, यानी कि एक संख्या अगर 5x है तो दूसरी संख्या साथियों 11x होगी। यदि इन संख्याओं में 30 का अंतर है, यानी कि इनमें जो डिफरेंस है, अगर अंतर, यानी कि अगर 11x में से 5x को घटाएंगे तो 30 आएगा, ये इसका कहने का मतलब है। तो बड़ी संख्या बताइए, हम कैलकुलेट करके साथियों छोटी संख्या भी आपको बता देंगे, बड़ी संख्या भी बता देंगे। एग्जाम में अगर छोटी संख्या पूछ ली जाए तो वो भी आप बता सकते हो। कहा गया है कि इनका अंतर, भैया इन संख्याओं का अंतर
कितना है 30 है। तो नॉर्मली अंतर देखें साथियों कितना है, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 6x बराबर साथियों कितना है 30 है। तो x बराबर साथियों कितना हो जाएगा 30/6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों आपका आ जाएगा 5। क्यों, 6 कम 6 6 पंजे होता है साथियों 30, तो x बराबर 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या क्या है, यानी कि 11x है, यानी कि 11x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। x बराबर क्या है 5 है, यानी कि 11 गुणा 5 साथियों कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, सी यानी कि 55 के साथ जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो साथियों 5x होता, x कितना है 5 है तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 हो जाएगा, यानी कि साथियों छोटी संख्या पूछता तो 25 आप बताते। तो कुल मिला के साथियों जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। 2/3। अब साथियों इस सवाल को देखें, 2/3 गुणा 3/1। ये जो साथियों एक है ना, ये एक यहां पर नहीं, ये असल में एक यहां पर है, मतलब एक सही 1/4। और इसकी बात अगर साथियों बात करें, ये वाला पोर्शन साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन 3 बटे के यानी कि 3 के नीचे लिखा है बटे के रूप में। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, सबसे पहले इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं यहां पर। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, कभी भी साथियों क्या बोर्डमास का रूल वैसे तो ये कहता है कि सबसे पहले भाग को सॉल्व करो उसके बाद गुणा को सॉल्व करो। अगर बात करें इस का की जगह पर साथियों एक तरीके से गुणा ही आ जाएगा, तो भाग को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। लेकिन नहीं, जब भी का लिखा हुआ है हिंदी का, तो गुणा उसकी जगह पे आएगा, उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको भाग को सॉल्व करना है। तो हम लोग साथियों यही करते हैं, 5/6 हो जाएगा, भाग आ जाएगा। ये कैसे सॉल्व होगा, 4 एकम 4, 4 और एक आपका 5, 5 बटे यहाँ पर साथियों 4 हो जाएगा, 5/4 लिख लिया, गुणा साथियों यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 5/6 ऐसे ही लिख लेंगे, भाग लगा लेंगे। इसकी अगर बात करें साथियों 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, तो 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे साथियों आपका 6 आ जाएगा। अब अगर यहां पर बात करते हैं तो देखिए अब साथियों क्या होता है, 5/6 लिखा था, 5/6 लिख लिया। अब इस भाग को साथियों गुणा का निशान कर लेंगे, लेकिन जब इस गुणा के निशान को करो ना तो एक बात ध्यान रखो, इसको अलट पलट दो, यानी कि 5/6 है, इसको 6/5 कर दो। तो 6/5 करने से फायदा हमारा ये होगा कि इससे ये नंबर कैंसिल हो जाएगा और इससे ये नंबर कैंसिल होगा, बचेगा क्या साथियों 1 बचेगा, यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू निकलती है वो सिर्फ 1 निकलती है, यानी कि 3/1 होता है। और आप सभी जानते हैं कि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब अगर बात करें आपके पास जो आया है वो 2/3 आया है, 2/3 गुणा आपका क्या आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। तो इसको साथियों आपको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं साथियों क्या आंसर आता है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साथियों 2 आपका बचेगा, और 2 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, यदि √7 बराबर 2.64 है तो √343 का मान क्या होगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि √343 की अगर बात करते हैं, यानी कि जब हम 343 की अगर बात करते हैं तो ये 7 का घन होता है, 7 का क्यूब होता है। यानी कि इसके लिए कहा जा सकता है 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते साथियों 343। ठीक है, तो इस रूट में जो 343 लिखा है साथियों, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या, 7 गुणा 7 गुणा 7, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब अगर बात करें देखिए 2 बार 7 है, रूट में अगर कोई नंबर 2 बार होगा तो वो रूट से निकल जाएगा साथियों, निकल जाएगा, और अगर ये कोई नंबर सिंगल होगा तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग क्या आ गया साथियों, यहां पर साथियों 7 √7 आ गया। अब हमें √7 की वैल्यू पता है क्या होती है, तो क्या होती है 2.64 होती है। तो √7 7 तो ऐसे ही लिख देंगे, और √7 की वैल्यू साथियों लिख देंगे, क्या हो जाएगी 2.64 आपकी हो जाएगी। तो बस आपको साथियों इसको कैलकुलेट कराना है और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। यानी कि लगभग अगर बात करें पॉइंट को अभी भूल जाए तो 264 की गुणा कराना है साथियों 7 से, करा लेते हैं। 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 6 सत्ते आपके 42 हो जाएंगे, 42 और 2 आपके 44 हो जाएंगे, 6 दूना 14 हो जाएंगे, और 4 साथियों 18 हो जाएंगे। पॉइंट साथियों 2 नंबर के बाद लगा था, 2 नंबर के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। तो कहीं पर साथियों ऑप्शन में 18.48 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं 540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु है, और इसको वस्तु जो है ना वो ऑफ सीजन ऑफर में 496.80 में बेची जाती है, यानी कि लगभग लगभग 497 रुपए में बेची जाती है। मतलब 540 की वस्तु है और 497 रुपए में बेची जाती है, तो उस पर जो छूट दी गई है ना, वो छूट कितनी है साथियों, कितने प्रतिशत की वो छूट है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो छूट की अगर बात करें, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कितने रुपए की छूट दी गई।
ठीक है ना, और फिर उन रुपयों को हम प्रतिशत में बदल लेंगे। देख लीजिए, तो कितने रुपए की साथियों छूट दी गई, इसको तो फिर माइनस कराना पड़ेगा। 540 में से साथियों कितना जाएगा, 540 में से साथियों कितना जाएगा, 496 को हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाने की अगर बात करें, जीरो में से जीरो चला जाएगा, जीरो में से 8 जा नहीं सकता, इसलिए एक इधर से ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अब यहां पर साथियों 39 हो जाएगा, ये 539 है, मतलब 39, अगर ये 3 है, ये 9 है, कुल मिला के 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 में से साथियों 9 जा नहीं सकता, इसलिए इसमें से साथियों लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से साथियों 9 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, कितना बचेगा, यहां पर 13 में से साथियों 9 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि 43.20, लगभग 43 रुपए का जो है ना साथियों हमें छूट देना पड़ेगी। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं, 43.20 लिख लेते हैं, 43.20 साथियों यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते, 43.20 की क्या हुई, हमने छूट दी। अरे भाई 540 की कोई वस्तु थी, उसको हमने कम में बेचा, 496 रुपए में बेचा, तो कितने की छूट दी गई, तो 43 रुपए की छूट दी गई। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए साथियों गुणा लगा लेंगे 100 से, और अगर बात करें नीचे आप क्या लिख लेंगे, नीचे आप साथियों उसका क्रय मूल्य लिखेंगे, और एक तरीके से क्रय मूल्य 540 ही है, तो 540 आपका यहां आ जाएगा। अब अगर बात करें इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, तो ये रूल होता है साथियों जो मैंने आपको बताया है। अब इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो बचेगा साथियों वो क्या बचेगा, अगर बात करें 4320 और 540 आपके पास बचेगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 से कट करने की कोशिश करें तो 2 दूना 4, 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दूना 4 आपका हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा आपका साथियों। और अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें 3 नीम आपका कितना हो जाएगा, 27, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, और 9 अट्ठे क्या हो जाएगा साथियों, 72 हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों 8% की छूट प्रदान की गई थी, और 8 कौन से ऑप्शन में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी में है, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 100 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए थे यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो मैथ और रीजनिंग के साथियों कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कम करवाए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन कुल मिला के कम करवाए हैं, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं सोच रहा था कि एक छोटी सी आपको वीडियो दी जाए जिसमें सभी के सभी क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के हों। तो मुझे ऐसा लगता है साथियों जो मैंने आपको वीडियोस पहले दे चुका हूं मैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे कुछ लगभग 8-10 के आसपास पूरे पूरे पेपर बनाए हैं साथियों, तो उनको आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए, और यूपी पुलिस के एग्जाम को साथियों आप लोग क्रैक करेंगे। तो उन सभी साथियों उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर साथियों आप उनको वॉच कर सकते हो और अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर हम लोग बहुत जल्द साथियों आपके सामने यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास आपको देखने को मिलेगी, और लगभग पिछले 6 महीने के पूरे लगभग 250 के आसपास करंट अफेयर तैयार हो पाए हैं। मेरा मानना है उन अगर करंट अफेयर की क्लास को आप देख लेते हैं तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 7, 8, 10 करंट अफेयर के, वो सब के सब साथियों 250 क्वेश्चन में से ही आपके आ जाएंगे, उसमें से ही आपके हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।